स्वागत है आपका हमारे शो में जिसका नाम है यादों के झरोके से, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त माही कमला। हम इस शो में बात करते हैं आपके और हमारे फेवरेट कलाकारों से, जिनके बारे में हम जानते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उनके करियर के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में, उनकी सक्सेस के बारे में। और आज जो हमारे साथ मौजूद हैं उन कलाकार के बारे में तो क्या ही कहें। उन्होंने आज तक 150 फिल्मों से भी ज्यादा फिल्में की हैं और हमारे भारत में एपिक शो महाभारत जैसे शो में दमदार कैरेक्टर निभाया है। तो स्वागत करती हूं मैं आपके स्पेशल गेस्ट का, जिनका नाम है मिस्टर कंवरजीत पेंटल साहब। नमस्ते सर। थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे शो में और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना इतना कीमती समय निकालकर हमारे पास आए हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। सर, हम शुरू करने से पहले हम आपके नाम के बारे में जानना चाहेंगे कि आपको आपके नाम से ज्यादा आपके सरनेम से लोग जानते हैं, ऐसा क्यों और कैसे? क्या है, जब मैं नया नया एक्टर बनने आया था तो यहाँ पर एक प्रथा थी कि हर एक्टर अपना नाम चेंज करता है, कुछ अलग रखता है, जो ऑडियंस के ये धारणा थी कि ऑडियंस को वो आसान लगे, जल्दी से याद हो जाए। तो मेरा नाम था कंवरजीत पेंटल, तो बड़ा लंबा नाम था, तो कंवरजीत याद करना थोड़ा लगा मुश्किल होगा। और फिर सबने कहा कि तू बदल ले। किसी ने कहा तू कॉमेडियन है तो अपना नाम कोको कोला रख ले, किसी ने कहा तू अपना नाम गोल्ड स्पॉट रख ले, किसी ने कहा जॉनी वॉकर। तब मेरे दिमाग में ये आया कि नहीं, मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं भूलूंगा, तो मेरा जो फैमिली नेम है जी, मैंने सोचा कि मैं उसको अपना नाम बना के रखता हूं, ताकि मेरे लिए ये चैलेंज रहे कि मैं लोगों को, पेंटल बड़ा डिफिकल्ट नाम है, पेंटल याद दिलवाऊं, वो अपने काम से, अपनी शिद्दत से, अपनी मेहनत से। तो इसलिए मैंने अपने सर नेम को अपना मेन नाम बना के, क्योंकि पेंटल मुझे लगा कि लोगों को ये होगा कि ये क्या नाम हुआ, अलग है, तो उसकी वजह से मैंने अपने सर नेम को अपना नाम बना के इंडस्ट्री में यूज किया। आपका ये सफर जो है वो कहाँ से और कैसे शुरू हुआ? देखिए, एक बहुत ही हंसने वाली बात है कि हर कोई कहता है कि बचपन से मुझे शौक था एक्टर बनने का। मुझे भी था एक्टर बनने का शौक, बचपन से ही था। तो मैं अपने स्कूल में बहुत एक्टिविटीज में भाग लेता था, फैंसी ड्रेस में, प्लेज में, डांसेस में। तो मेरा वो इंटरेस्ट बढ़ता गया। तो जब मैं 10वीं के आसपास पहुंचा तो मैंने दिल्ली का एक थिएटर, पैनोरमा थिएटर करके था, उसे ज्वाइन किया, क्योंकि उसके जो हेड थे माथुर साहब, वो मेरे स्कूल में टीचर भी थे। तो उन्होंने मुझे थिएटर में ले लिया। तो थोड़ा बहुत थिएटर का चस्का लगा, एक्टिंग का चस्का लगा, बस वहां से एक शुरुआत हुई। फिर मेरे फादर, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री से थे, पार्टीशन से पहले लाहौर में 1947 से पहले लाहौर में इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री लाहौर में भी बहुत थी, कलकत्ता में थी, लाहौर में थी और बॉम्बे में थी। तो मेरे फादर वहाँ कैमरामैन थे। तो पार्टीशन के बाद जब उन्होंने मेरा ये रुझान देखा एक्टिंग की तरफ, तो उन्होंने कहा कि अगर एक्टर बनना है तो आप FTII, फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पूना में खुला था, वो ज्वाइन करो, एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेके एक प्रॉपर तरीके से इंडस्ट्री में एंटर करो। तो बस 1967 में मैंने FTII ज्वाइन किया। उन दिनों वो FTII नहीं होता था, FII होता था। टेलीविजन बाद में ऐड हुआ, लेकिन अब जबान पे FTII चला। और यही है कि मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, तो मेरे फादर ने जाते जाते एक बात कही थी, एक लाइन कही थी, जिसकी वजह से मेरा पूरा एटीट्यूड, मेरा नजरिया जिंदगी का बदल गया था। उन्होंने कहा था, बेटा तूने पढ़ाई में कुछ ज्यादा नहीं किया, लेकिन यहाँ, क्योंकि ये तेरे पसंद की लाइन है, तू जा रहा है, मैं तुझे भेज रहा हूं, तो यहां जरूर अच्छा करना। तो मेरे दिल में वो बात लग गई। मैंने जाके मेहनत की, अच्छी तरह समझा और अपने आप को जितना हो सका उतना अच्छा एक्टर बनाया। और उसका असर ये हुआ कि मेरी जो वो सिंसियरिटी थी, जो मेरी तपस्या थी, जो मेरा लगाव था, उसकी वजह से बाद में उसी इंस्टीट्यूट पे मैं अपने गुरु की गद्दी पे बैठा, FTII का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना। अरे वाह। और 8 साल मैंने FTII एक्टिंग कोर्स को संभाला।
तो ये एक छोटी सी कहानी है मेरी जर्नी की। बहुत ही अच्छी है। तो आपके फादर के साथ कुछ अच्छे मोमेंट जो मतलब जिस तरह से आपने बताया, मेरे हिसाब से ना बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। मेरे फादर बहुत सपोर्टिव थे, बहुत मॉडर्न ख्यालात के थे, और इंडस्ट्री में होने के नाते मुझे लगता है कि कहीं उन्हें वो स्पार्क नजर आया होगा कि हाँ ये लड़का कर सकता है, यू सी। तो अब जहां तक इंसिडेंट की बात है कि उन्होंने मुझे क्यों कहा कि तू ट्रेनिंग ले और मेरा रुझान किस तरह उनके माइंड में कंफर्म हुआ, वो कैमरामैन थे, पार्टीशन हो गया, बॉम्बे आए, लेकिन तकदीर ने साथ नहीं दिया, दिल्ली चले गए। दिल्ली जाके उन्होंने एक फोटोग्राफिक दुकान खोल ली कनॉट प्लेस में, लेकिन एक वो जो फिल्म का जो बनाने का एक होता है ना, वो उनमें था। तो उन्होंने क्या किया, 8mm मूवी कैमरा, उन दिनों वीडियो वगैरह कुछ नहीं होते थे, तो 8mm मूवी कैमरा खरीदा और 8mm मूवी प्रोजेक्टर खरीदा। तो वो, अब उनके पास कोई और मॉडल था नहीं, मैं था। मेरे बड़े भाई साहब गुफी तब तक इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग करने जमशेदपुर चले गए थे, तो उनका एक ही मॉडल था, वो मैं था। तो मैं आइडिया सोचता था, 5 मिनट की फिल्म बनती थी तो 5 मिनट का एक छोटा सा आइडिया सोचता था जिसमें मैं ही एक्टिंग करता था, फादर मेरे डायरेक्शन करके उसको शूट करते थे। शूट करके फिर वो जो डेवलप होके आता था तो हम स्क्रीन पे, दीवार पे वो प्रोजेक्टर से उसको देखते थे। तो मेरे लिए वो पहला फिल्म मेकिंग का एक्सपीरियंस था विच ब्रॉट मी मोर क्लोज टू माई फादर। और मेरे फादर को शायद उस वक्त ये लगा कि स्क्रीन पे दिखता भी ठीक है और काम भी ठीक कर सकता है, तो उन्होंने मुझे कहा कि प्रॉपर चैनल के थ्रू, FII फिल्म इंस्टीट्यूट के थ्रू ट्रेनिंग लेके जाओगे तो तुम्हारा शायद कुछ हो जाए। तो लम्हों में एक लम्हा ये था, बट अदरवाइज ये अलग बात है कि एज एन एक्टर मुझे सिगरेट पीनी थी, तो मेरे फादर के साथ मैंने सिगरेट पीनी शुरू की। उन्होंने कहा मेरे साथ पीना, आई विल टीच यू। मतलब उस टाइम पे भी उस टाइम पे ही वाज वेरी मॉडर्न। और ड्रिंक भी जब शुरू किए तो उन्होंने कहा कि घर में मेरे साथ ड्रिंक पी, बाहर मत पियो, आई विल गिव यू। मतलब उस टाइम पे इतना मॉडर्न, यस। मतलब सो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट टू हैव सच अ ग्रेट फ्रेंड इन द फॉर्म ऑफ माय फादर। सर, आपने मदर की कोई बात नहीं की, तो वो सपोर्टिव थी या उनको? मेरी मदर बहुत सपोर्टिव थी। वो, मेरी मदर एक टिपिकल हाउसवाइफ थी, एक डेडिकेटेड डिवोटेड वाइफ, जो पति ने कह दिया, जो बच्चों ने कह दिया। उनकी दुनिया सिर्फ ये हम 4 लोग थे, उनके पति और 2 बच्चे जी। तो वो कभी भी उन्होंने किसी बात पे मना नहीं किया। बहुत सिंपल थी, पूजा पाठ वाली थी और डिवोटेड हाउसवाइफ थी। उनकी सादगी यहां तक है कि एक और छोटी सी बात याद आ गई कि मेरी एक पिक्चर थी खोटे सिक्के। खोटे सिक्के में मेरे किरदार का एंड में अजीत साहब के हाथों मर्डर होता है, ही किल्स मी, मुझे मार देते हैं और मेरी बॉडी को गांव में छोड़ देते हैं, जहां से क्लाइमैक्स शुरू होता है। तो प्रीमियर का दिन था, तो मैं अपनी मदर को लेके गया, तो मैं, फादर, मदर, हम लोग बैठे पिक्चर देख रहे थे। तो जैसे ही मेरी डेड बॉडी दिखाई तो मेरी माँ ने मेरी आत्मा की शांति के लिए पाठ करना शुरू कर दिया वहां बैठे हुए। तो मैंने कहा बीजी ये क्या कर रहे हो? बोले बेटा तेरी आत्मा की शांति। मैंने कहा वो मैं नहीं हूं, मैं एक्टर हूं, मैं यहां बैठा हूं। मतलब शी वॉज सो इनोसेंट, शी वॉज सो इग्नोरेंट। तो उनका सपोर्ट भी हमेशा हमारे साथ रहा। उनकी मोर देन सपोर्ट, आई थिंक उनकी दुआएं, उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ बहुत रही। जी, जैसे कि आपने बताया आपने FTII में किया है, तो वहाँ पे आपके साथ में जो फिल्म इंडस्ट्री के आज के बड़े नामचीन एक्टर हैं, तो उनके बारे में कुछ बताइए ना कि आपके बैच में कौन कौन? मेरे बैच में एक लड़की थी जिसका कौन बेस्ट आएगा, हम दोनों में कंपटीशन चलता था। वो बाद में फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ी हीरोइन बनी, जिनका नाम था राधा सलूजा, लेकिन उनका असली नाम है रीटा सलूजा। तो वो मेरा कंपटीशन था और उसका कंपटीशन मैं था। हम दोनों में होड़ रहती थी कि आई विल बी द फर्स्ट, आई विल बी द फर्स्ट। तो एक तो राधा सलूजा हैं जिन्होंने बहुत नाम कमाया, बहुत फिल्में की एज मेन लीड, एंड
एक सुरेश चटवाल थे मेरे क्लास फेलो, वो भी अच्छा नोन, अपना उन्होंने नाम कमाया, अपने ज़माने में बड़े अच्छे रोल्स किए, फिर कैरेक्टर एक्टर बने। एक राजेश बहल करके थे जी। फिल्म इंडस्ट्री में, अनामिका फिल्म से विलन बन के आए थे। ही वॉज माई क्लास फेलो। जी जी। एंड एक आत्म प्रकाश करके मेरे फ्रेंड थे जिन्होंने कोशिश में संजीव कुमार और जया बच्चन के बेटे का रोल किया था। सर अभी मैं छोटा सा पर्सनल क्वेश्चन करना चाहूंगी। बोलिए ना। आपकी शादी के बारे में, आपने लव मैरिज करी या अरेंज मैरिज, कैसे? मेरी अरेंज मैरिज। ऐसा तो नहीं कि लव को अरेंज बना दिया गया? नहीं 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 नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एकदम इट सिंपल वाज सी। या प्योरली अरेंज मैरिज थी। और जहां मैं दिल्ली में रहता था, जिस बस्ती में हम लोग रहते थे, वहां मेरा दोस्त था जी। तो उनकी छोटी बहन के साथ मेरी शादी हुई। दोस्त मेरी उम्र का था, उनकी जो छोटी बहन थी उसके साथ मेरी शादी हुई। एंड इट वाज अरेंज मैरिज, क्योंकि उन दिनों ज्यादा जरूरी होता था करियर बन, जी, ये टू तो है। बी समबडी, टू प्रूव। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, उन दिनों में इंडस्ट्री में पांव रखना बड़ा मुश्किल, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, आसान नहीं होता था, क्योंकि बड़ी क्लोज्ड इंडस्ट्री और वेन्यू ज्यादा नहीं, सिवाय फिल्मों के और कुछ नहीं। हाँ, तो टेलीविजन नहीं उस था। जगह पर अपना पांव घुसेड़ के अपनी जगह बनानी और लोगों को बताना कि नहीं मैं हूं कुछ, मुझे वो इम्पोर्टेंस दीजिए, वो बड़ा मुश्किल होता। मुझे याद है मैं जब नया नया FTII से पास आउट होकर आया तो स्ट्रगल के लिए हम अलग अलग ऑफिसेज जाते थे, नटराज स्टूडियो जाते थे, मोहन स्टूडियो जाते थे, फेमस एड लैब जाते। तो मैं मोहन स्टूडियो गया था, वहां पर सुना था कि गुलजार साहब, ऋषिदा और भी बहुत, बिमल रॉय और भी बहुत सारी प्रोडक्शन हाउस। तो जैसे मैं घुसने लगा, वहां के जो पठान ने मुझे रोका, तो मैंने कहा भाई मैं एक्टर बनने आया हूं, मैं पूना इंस्टीट्यूट से आया हूं। तो उसने मोटी सी गाली देके मुझे पुश किया था और मैं जाके 8-10 फुट नीचे गिरा था और पूरा मेरा हाथ पांव छिल गए थे। तो ये दिस वाज द कंडीशन। हम लोग इवन स्टूडियो में एंटर करना बहुत बड़ी बात। तो वहां से अपनी जगह बनाने, अपना एक मकाम बनाना बहुत बड़ा चैलेंज। तो जिसकी वजह से आप यूं समझ लीजिए कि बाकी जो स्टुपिडिटी लाइफ की है उनकी तरफ ध्यान नहीं, कंसंट्रेशन, फोकस करियर बनाने में था। और मैं ये बिलीव करता हूं कि जो शख्स अपना फोकस क्लियर रखता है वही कुछ कर पाता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसी को मोक्ष प्राप्त होता है, उसी को सक्सेस। ऑफ कोर्स रास्ते में चलते हुए अगर कोई पसंद आ जाता था, पर्सनैलिटी पसंद आती थी और कुछ उनका प्रोजेक्ट प्लानिंग में होता था, तो किसी को शर्म नहीं होती थी कि हेलो हाय तुम एक्टर बनना चाहोगे, तो एक ऐसी बात होती थी। लेकिन बेसिकली सारा कुछ रिलेशंस पे होता था। अच्छा, इसीलिए मैंने कहा ना कि घुसना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो अपने जान पहचान, जिनको जानते थे, जिनसे कनेक्शन था, सिर्फ उन्हीं के साथ ये इंटरेक्शन होता था कि अच्छा ठीक है तुम मेरे दोस्त की बेटी हो यार, मैं चल तुझे हीरोइन बनाता हूं, आजा लेट्स सी। तो उस तरह के माहौल में कास्टिंग डायरेक्टर बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं। एक दूसरे के माउथ पब्लिसिटी के हिसाब से होता था। अरे यार वो एक पिक्चर आ रही है नई उमंग, उसमें एक लड़का है यार पेंटल, बड़ा अच्छा, उसको ले। लोग आते थे, फोन होता था। लेकिन अब देखिए स्टूडियो में जब फोन आया तो ऑपरेटर कहती थी ठीक है, आप होल्ड नहीं करवाते थे बिकॉज
दूसरा फोन एक्सटेंशन बहुत दूर होता था जी। तो कहते थे आप 5 मिनट बाद कॉल कीजिए, फोन रख देते थे, बंदा आता था, सर आपका फोन आने वाला है। तो हम लोग सेट से डायरेक्टर से एक्सक्यूज करके आते थे, वेट करते थे, फिर फोन आता था या हम फोन लगाते थे, बात करते थे। लेकिन लोग आ जाते थे, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था, चलता था, अच्छा था। ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ये था कि टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं थी उसमें, बहुत कम थी। और ऐसे आलम में जो हमारे फिल्म मेकर्स ने क्लासिक फिल्में बनाई हैं, बिल्कुल। वो स्टैंडिंग ओवेशन के काबिल है। जी जी। जैसे मदर इंडिया, मुगले आजम, प्यासा, ये जो बड़ी बड़ी फिल्में बनी हैं, ये उन टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स के अंदर बनी है, इसलिए दिल से उनके लिए दुआएं और एप्रिसिएशन निकलता जी है। जी जी सर, अपनी पहली फिल्म के बारे में बताइए, कैसे मिली आपको? ये भी एक अच्छा सा किस्सा है। मैं FTI में जब फाइनल ईयर में था तो हमारे एग्जाम के लिए बॉम्बे से जाने माने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स आते थे। जी। तो हमारा एक एग्जाम लेने के लिए गुरुदत्त जी के भाई आत्माराम जी, गुरुदत्त जी की डेथ हो गई थी, जी। तो उनके छोटे भाई आत्माराम जी, जिन्होंने शिकार फिल्म बनाई, चंदा और बिजली बनाई और भी फिल्में बनाई, वो आए हमारा इंटरव्यू लेने, एग्जाम लेने। तो उन्होंने एग्जाम लिया, उसके बाद होता है वो जब क्लास छोड़ के, क्लास खत्म हो गई, निकले तो हमने उन्हें पटाने के लिए कैंटीन ले गए, चाय वाय पिलाई। तो बातों बातों में उन्होंने कहा कि मैं एक न्यू कमर्स के साथ पिक्चर प्लान कर रहा हूं, तो आप लोग 1 महीने में पास आउट होके मुझे आके मिलना। तो हमने कहा ठीक है, मिलेंगे। देन हम पास आउट हो गए। कट टू, हम लोग अंधेरी स्टेशन पे सारे क्लास फेलोज मिलते थे, क्योंकि नए नए बंबई में आए थे, अकेले डर लगता था, तो मिलके स्ट्रगल करते थे। तो अंधेरी स्टेशन हमारा जंक्शन होता था, वहां मिलके फिर डिसाइड होता था आज फेमस जाएंगे, आज नटराज जाएंगे, आज कहाँ जाएंगे। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि चलो, आत्मा जी ने कहा था हम मुझे आके मिलना, मैं न्यू कमर्स के साथ पिक्चर बना रहा हूँ, तो चलो आत्मा जी को मिलते हैं। मैंने कहा मैं नहीं जाता, तुम लोग जाओ। मैं ट्रेन में बैठ गया जो चर्च गेट की तरफ जा रही थी, टू गो टू महालक्ष्मी। जी। ट्रेन चल पड़ी। अब यहां पर मैं कहूंगा कि डेस्टिनी पुल्ड मी। हाउ? जैसी ट्रेन चली, पता नहीं मेरे दिल में क्या आया, मैं चलती ट्रेन से उतर के मैंने कहा चलो मैं भी आ रहा हूं, मैं भी आ रहा हूं। तो मैं उनको ज्वाइन करके आत्मा जी को मिलने गया। हम लोग आत्मा जी को मिले तो आत्मा जी ने कहा कि हाँ मैं प्लान कर रहा हूं, पिक्चर शुरू कर रहा हूं, तो आप कल आ जाओ, मैं टेस्ट लूंगा, जो अच्छा डांसर होगा उसको रोल मिलेगा। डांसर का नाम सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि मुझे लगा कि मैं अच्छा डांसर भी हूं। तो मैंने कहा यार ये तो पिक्चर मिली। तो अगले दिन नटराज स्टूडियो का जो थिएटर था, वहां पर म्यूजिक लगाया, आत्मा जी की कुर्सी और टेबल लग गई, एक कुर्सी एक टेबल, और म्यूजिक लगाया। तो मुझे सबसे पहले मुझे बुलाया, मैं आया, और उस दिन म्यूजिक पे जो मेरे समझ में आया, जो मेरे अंदर था, जो ग्रेस, जो स्टेप्स, जो कुछ था, मैंने सब दे दिया। आपने सीखा है कहीं से? नहीं, ऐसे ही मतलब? वैसे आई वॉज अ गुड डांसर। Okay. रिदम थी, ग्रेस थी, बीट थी। तो आत्मा जी को बहुत पसंद आया। उन्होंने उसी वक्त अपने असिस्टेंट को बोला एक और कुर्सी लाओ। दूसरी कुर्सी आई, एंड देन आत्मा जी ने मुझे कहा कि पेंटल इधर बैठो मेरे साथ और हेल्प मी टू सेलेक्ट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मतलब यही मेरी जिंदगी के अवार्ड्स हैं, यही मेरी जिंदगी के तगमे हैं, यही मेरी सक्सेस का, कि मैंने बड़े सिंसियरिटी के साथ एक्टर बनने की जद्दोजहद की। फिर उसके बाद सुभाष घई भी आए डांस करने, और भी लोग आए, सबने डांस वांस किया, तो उसमें से कुछ को सेलेक्ट किया, कुछ को नहीं किया। तो आपने जो फर्स्ट फिल्म की थी उसमें क्या कैरेक्टर किया था? मेरा एक स्टोरी थी, एक सोसाइटी में एक ग्रुप ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हैं जो एंटरटेनमेंट ग्रुप बनाया है जिन्होंने, जिसमें गाना बजाना, डांस वांस होता है, और वो लोगों का एंटरटेनमेंट करते हैं, और फिर शोज करके जो उससे पैसे कवर होंगे वो चैरिटी में देंगे।
सोसाइटी की जगह खरीदेंगे। ये उनका पर्पस था कि हम एक ग्रुप बना के परफॉर्मेंसेस करके पैसा कमा के सोसाइटी जो एक सेठ के पास थी उसको पैसा देके इस सोसाइटी फ्री करेंगे। ओके। और वो सेठ की जो बेटी है वो हीरो के, हमारा जो हीरो था इस सोसाइटी का, दे फॉल इन लव। और वो गरीब लोगों को पसंद नहीं करता। सेठ रहमान साहब ने किया था, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी। तो उसमें एक ऐसे लड़के का किरदार था जो इधर भी दोगलापन करता है, इधर भी दोगलापन करता है, इधर भी है, इधर भी, हर तरफ वो लगा रहता है। स्टूपिड कैरेक्टर, कॉमिक कैरेक्टर, जो इधर अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए विलेन के साथ रहता है और उधर ग्रुप के साथ भी सिंसियरिटी है, उनके साथ भी रहता है। तो ऐसा एक बड़ा एक्साइटिंग कैरेक्टर था, वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स जो मैंने उसमें किया। आप मोस्ट ऑफ द फिल्म में आपने कॉमिक कैरेक्टर किए हैं। मैं एज अ कॉमेडियन ही एस्टेब्लिश हाँ हुआ जी। था, क्योंकि क्या होता है बेटा, जब आप फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करते हो तो हमारे जमाने में आपको ये क्लियर करना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हो। एक दिशा होनी चाहिए कि मैं मेरी शक्ल, मेरी बॉडी, मेरा रुझान, मेरी टाइमिंग, मेरा एटीट्यूड, एप्टीट्यूड अगर कॉमिक है जी। और मैं कॉमेडियन अपने आप को समझता हूं कि मैं कॉमेडियन ज्यादा बेटर हूं, जी। तो मुझे वो डिसाइड करना चाहिए। अब मैं अगर अपने स्टार्ट ऑफ द करियर में अपने आप को हीरो समझ के हीरो के लिए स्ट्रगल करता तो आज कुछ भी नहीं होता सिवाय एक फ्रस्ट्रेटेड बंदे के। जी जी जी। लेकिन मैं उस क्लैरिटी, इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग ने मेरे दिमाग में क्लैरिटी दे दी थी कि बेटा ये समझ लो कि तुम क्या हो, अपने आप को पहचान लो। और वो मैं पहचान गया कि आई विल बी अ गुड कॉमेडियन। हीरो वीरो छोड़ो, कॉमेडियन बनो, बाद आप जिसमें में अच्छे हो वो देखेंगे करो। जो बेस्ट है। सी, आप जिंदगी में जब भी आप जानते हैं कि आपका बेस्ट क्या, आप वही देते हैं और वही सक्सेस देता है आपको। तो इसलिए मैं इंडस्ट्री में क्लियर माइंड से आया था कि मैं कॉमेडियन हूं, मुझे कॉमिक रोल करने हैं, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं। बाद में अगर एस्टेब्लिश हो गया एज अ कॉमेडियन तो फिर देखेंगे, क्योंकि हूं मैं ऑलराउंड एक्टर, जी। आई कैन डू एवरीथिंग। फिर बाद में मैंने करियर में इमोशनल कैरेक्टर्स भी बहुत किए, विलन भी किए। हाँ जी हाँ जी। सो वो नहीं है कि आई वॉजंट अ गुड एक्टर, आई वॉज अ गुड एक्टर। लेकिन एंट्री के लिए उन दिनों आपको ये स्लॉट क्लियर करना था कि मैं विलन, कॉमेडियन, ट्रेजेडियन, फाइटर, स्टंटमैन, क्या जो भी क्लैरिटी है वो आपको करके आना था। तो मैं उस अवेयरनेस के साथ इंडस्ट्री में एज अ कॉमेडियन आया था। तो हीरो बनने के लिए आपने कभी ट्राई नहीं किया, नहीं, सोचा भी ट्राई नहीं नहीं उसके किया, बारे ट्राई नहीं किया। लेकिन मुझे पैरेलल हीरो के रोल्स बहुत मिले, जिनमें से रफू चक्कर एक है, तेरे प्यार में मिठुन के साथ एक है। ऐसे बहुत कैरेक्टर जो फिल्म की इंपॉर्टेंस के हिसाब से ऑलमोस्ट सेकंड लीड थे, जी। वो बहुत मिले। लेकिन हीरो ना मैंने कभी चाहा और ना ही आया। कि लोग सोचते हैं कि एक्टर्स की लाइफ ना बड़ी इजी होती है, उनको ना सब कुछ आसानी से मिल जाता है। माही, वाकई लोगों की ये धारणा है कि एक्टिंग बहुत आसान होती है, लेकिन मेरा यकीन मानो एक्टिंग बिल्कुल आसान नहीं होती। जब आपको कैमरे के सामने खड़े होके किसी झूठ को सच बनाना होता है जिसे लोग सच समझें, वो आसान नहीं, बड़ा चैलेंजिंग होता है। जी। और कई बार तो ऐसा होता है कि ऐसा माहौल, ऐसी सिचुएशन में आपको ये सब करना पड़ता है जो नॉर्मल आदमी कभी सोच भी नहीं सकता। मुझे किस्सा याद आया कि मेरी जिंदगी में हुआ कि माई मदर, मेरी माँ बीमार थी, उनकी डेथ हो गई। चौथे से पहले उनकी डेथ के अगले दिन मुझे कॉमेडी गाना करना था। एक नाइट शूटिंग थी, कॉमेडी गाना करना था। क्योंकि कमिटेड था, पूरी शूटिंग सेट थी, पूरे एक्टरों की डेट वगैरह ली थी। तो गया मैंने वो पूरी रात गाना किया। लेकिन मैं अपनी माँ के बहुत क्लोज था। तो आप इमेजिन कीजिए कि मैं कॉमेडी कर रहा हूं और हर शॉट के बाद
मुझे अपनी माँ की याद आती थी, मेरे आंसू निकल आते थे, मेरा मन करता था कि मैं भाग के कहीं चला जाऊं, लेकिन शो मस्ट गो ऑन। एक जो हमारे अंदर ये डाल देते हैं ना, जो एक नॉर्मल आदमी कभी सोच भी नहीं सकता। तो हम एक एक्टर किस तरह अपना काम बाखूबी करता है, और वो गाना बाद में बहुत पसंद आया लोगों को, लेकिन उस गाने, उस कॉमेडी गाने के पीछे जो मेरा दर्द था वो तो कोई नहीं जानता ना। ऑडियंस जो देखती है उसको एंजॉय करती है, भूल जाती है। तो ऐसे माहौल में ऐसा काम करना, सिर्फ एक एक्टर के दिल पे क्या गुजरती है सिर्फ वही जानता है। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स। अब जैसे हाँ, एक और किस्सा याद आया कि मैंने डेटें दी, फिर एक गाने की शूटिंग थी, थाना में शूटिंग थी, और मुझे बुखार हो गया 103 104 बुखार। बट क्योंकि शूटिंग कंफर्म थी, वर्ड दिया था, कैंसिल नहीं कर सकते थे, रिलीज का प्रॉब्लम था, मैं उसी बुखार की हालत में, मेरी वाइफ मेरे साथ गई मेरी देखभाल करने के लिए। हम लोग गए, सारी रात शूटिंग की, और वो भी शूटिंग बरसात में। गाना बारिश में था तो आर्टिफिशियल बारिश उन्होंने क्रिएट की थी। तो मैं तपता हुआ दवाई खाता था, तपता हुआ शॉट देता था, बारिश में गीला होता था, वापस आता था, कामता था, कंबल लेके बैठता था, जैसे ही थोड़ा बेटर होता था फिर सर शॉट रेडी, फिर जाता था। ये आसान चीजें नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। सो ये जो लोगों की धारणा है ना कि एक्टिंग करना बहुत आसान है, बिल्कुल आसान नहीं है। ये हमारे दिल से पूछे कि हम कहाँ कहाँ से गुजर के क्या क्या करते हैं, चोटें लगती हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन हम ऑडियंस का दिल नहीं तोड़ते, उन्हें वो एंटरटेनमेंट देते हैं जी। ऐसा ही एक और किस्सा, जब यही एंटरटेनमेंट देते हुए मैं मरने वाला था, मेरे साथ एक्सीडेंट होने वाला था। मैं शूटिंग कर रहा था, चांदी सोना एक संजय खान साहब की फिल्म थी, उसका क्लाइमैक्स करने हम लोग मॉरिशस गए थे। तो मॉरिशस में शूटिंग के बाद शिप हायर किया था, तो शिप से हम लोग 5-7 किलोमीटर अंदर जाते थे, शिप में समुंदर में, और वहां पर उस शिप को एंकर करके उसमें क्लाइमैक्स का शूट होता था। अब मैं एक कॉमेडियन होने के नाते उसमें मेरा ये था कि रंजीत साहब फाइट कर रहे हैं वो, और उनको बार बार मैं रोकता हूं, रंजीत साहब को बार बार रोकता हूं, तो वो इरिटेट होके शिप के ऊपर जो लुकआउट होता है ना, जो 3 फ्लोर ऊपर एक जगह होती है जहां से वो खड़े होके लैंड देखते थे, पुराने टाइप का शिप था। वहां पर रंजीत मुझे मेरे पेंट से, हुक से एंकर डाल के रस्सी से मुझे जहां पर फ्लैग लगता है वहां टांग देता है 3 फ्लोर्स अप ऊपर, और मैं वहां लात पांव मार रहा हूं। जब शॉट कट हो जाता था तो वो जो लुकआउट पॉइंट था, मैं वहां खड़ा होकर सहारा लेके खड़ा रहता था, और जब शॉट रेडी होता था तो हाथ छोड़ के लटक जाता था, फिर हाथ पांव हिलाता था, फिर काट, फिर खड़ा हो जाता था। एक बार क्या हुआ, जैसे ही मैं खड़ा हो गया, शॉट रेडी हो रहा था, तो जो हुक था मेरे पीछे, क्योंकि हुक यहां था, मेरी पोजीशन ये थी, वो जो हुक था वो निकल गया और मुझे पता नहीं, और मुझे कहा चलो पेंटल रेडी रेडी रेडी, लटक जाओ। मैं हाथ छोड़ने लगा तो लकीली प्राण साहब वहां थे, वो उनका शॉट नहीं था, वो खड़े हुए देख रहे थे, तो उन्होंने जोर से चिल्ला के मुझे कहा पेंटल रुक। मैं फ्रीज हो गया। मैं क्या हुआ सर? बोले इडियट, 2 गालियां दी, बोले तेरा पीछे से हुक निकल गया है। अगर मैं उस वक्त वो हाथ छोड़ देता तो 3 फ्लोर शिप के लोहे के डेक पे मैं गिरता, इट वुड हैव बीन इंस्टेंट डेथ, और यूं गिरता, क्योंकि मुझे यूं ही छोड़ना था अपने आप को सीधा। तो क्या क्या मुश्किलें, क्या क्या बातें होती हैं। आज मैं जो आपके सामने हूं, थैंक्स टू प्राण साहब। तो ये सारी चीजें बताने का मकसद यही है कि इतना आसान नहीं है, एक्टिंग इज वेरी डिफिकल्ट। आप हर इमोशन को दिखाने के लिए अपने अंदर क्या क्या सोचते हो, क्या क्या इंस्टिगेट करते हो टू गेट इनटू दैट इमोशन, ये सिर्फ एक एक्टर समझ सकता है, देखने वाले नहीं। बिल्कुल भी नहीं। उनका तो सीधा बार्टर सिस्टम है,
मैंने पैसे दिए, टिकट खरीदी, मुझे एंटरटेनमेंट दो, खत्म। पीछे क्या होता है, आई एम नॉट बॉदर्ड। और एक फनी सा मुझे एक किस्सा याद आ रहा है आपका, ऋषि कपूर जी के साथ में कुछ हुआ था जिसमें आप लड़की बने थे। हाँ, उसके बारे में कुछ बताइए ना। नहीं, उसमें हम लोग कश्मीर गए थे शूटिंग करने। वो पिक्चर थी रफू चक्कर, जिसमें हम दोनों लड़कियां बने हुए थे। तो होटल में ही शूटिंग हो रही थी, बाहर गार्डन में। लंच ब्रेक हुआ तो कमरे में जाते, हमने कहा हम लंच कमरे में करेंगे। तो जाते जाते रास्ते में वॉशरूम था, तो चलो बाथरूम होके जाते हैं। अब लड़कियों के गेटअप में नेचुरली हमने जेंट्स के बाथरूम में ही जाना था, लड़कियों में तो जा नहीं सकते थे। तो हम जेंट्स के वॉशरूम में एंटर हुए, तो वहां दो फॉरेनर, कोई यूरोप वगैरह से आए हुए थे, गोरे, और उन्होंने बहुत पी रखी थी। दोपहर में वो छुट्टी पे आए हुए थे कश्मीर घूमने। तो उनकी हालत खराब हो गई कि उस नशे में उन्हें लगा कि ये हमारे साथ लड़कियां आके खड़ी हो गई हैं। एक तो जेंट टॉयलेट, लड़कियां खड़े होके, ये क्या है? उनकी हालत खराब हो गई। और हम भी जरा उनको चिढ़ा विड़ा कर आके निकल गए। और मैं और चिंटू वैसे ही काफी बदमाश बच्चे थे, तो उनसे ऐसे मस्ती वस्ती करके हम निकल गए। बाद में होटल के मैनेजर ने हमें कहा कि सर आपने क्या कर दिया, वो दो फॉरेनर सारा दिन आपको ढूंढते रहे कि वेयर आर दोस टू गर्ल्स जिन्होंने जेंट्स टॉयलेट यूज किया था। तो ये फैक्ट है, एक्चुअली इट हैपेंड। ओबेरॉय होटल, रफू चक्कर की शूटिंग श्रीनगर में। जी, तो आपकी ऐसी कौन सी फिल्म है जो आपको इस मुकाम तक पहुंचाने का, जो बोलते हैं ना, हेल्प किया, जिसने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था जिसमें? मेरे करियर में ऐसा कुछ नहीं था। बीइंग अ कैरेक्टर एक्टर, बेटा, हमारी करियर में यही होता है कि हर पिक्चर में जब लोग आपको देखते हैं तो आपको अप्रिशिएट करते हैं। ये हीरो वाली बात नहीं है कि आपकी एक पिक्चर हिट हो गई तो आप हिट हो गए और 4 फिल्में फ्लॉप हो गई तो आप फ्लॉप हो गए। हम कैरेक्टर एक्टर हैं। हमारा हर कैरेक्टर लोग पसंद करते हैं या ना पसंद करते हैं, लेकिन हम हिट या फ्लॉप नहीं होते। हमारे नाम पे ना पिक्चर बिकती है, ना बिजनेस होता है, ना डिस्ट्रीब्यूटर आता है। वी आर लाइक सालन में, सब्जी में जो सालन होता है, प्याज, टमाटर, मिर्ची, धनिया, हम वो चटपटा, वी आर मसाला एक्चुअली देखा जाए तो। बहुत बड़ी बात है। हाँ, और यही है कि हर बार हमें अपना काम, अपना किरदार सिंसियरिटी से करना है। अब जैसे रफू चक्कर मेरे करियर की बड़ी अच्छी फिल्म थी, और भी बहुत सारी फिल्में आई, लेकिन ये नहीं हुआ कि पेंटल हैज बिकम अ स्टार, ही इज द सेलिंग पॉइंट। ऐसा नहीं होता। कैरेक्टर एक्टर हर फिल्म में उसको अच्छा होना पड़ता है। सो हमारे लिए ये ज्यादा चैलेंज है कि हर पिक्चर में हम काम अच्छा करें ताकि आगे हमें अच्छा काम मिले। तो आप हैप्पी थे जो भी चल रहा था? बहुत मोर देन। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि भगवान ने मेरी झोली से कहीं ज्यादा मुझे दिया है। आई एम वेरी हैप्पी। देखो, सेटिस्फेक्शन अंदर होनी चाहिए जी। मुझे मिला काम, मैंने उसे अच्छी तरह किया, चाहे वो फिल्मों में मिला, एड्स में मिला, टेलीविजन पे मिला, कहीं भी मिला, मैंने अपने काम को अपनी शिद्दत के हिसाब से अच्छा किया। बस मेरी सेटिस्फेक्शन वो है। और मैं तो आपको इस मकाम पे ये भी बता दूं कि हिंदुस्तान का सबसे पहला टीवी सीरियल मेरे साथ था, जो लोगों को मालूम भी नहीं है। हाँ, जो मेरे उम्र के आसपास के लोग हैं उन्होंने जरूर देखा होगा, जिसका नाम था लड्डू सिंह टैक्सी वाला, जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में बनी थी। 16 mm पे 13 फिल्में बना के 13 एपिसोड आधे आधे घंटे के पूरे हिंदुस्तान में चले थे। उन दिनों हिंदुस्तान में 7 सेंटर होते थे, रिले सेंटर 7 जी। वो 7 पे डिब्बे जाते थे, 13 दिखाया जाता था, फिर वो अगले स्टेशन पे जाते थे। तो वो सीरियल 1975-76 में बनाया था, इमरजेंसी के दौरान, जहां पर मुझे आत्माराम जी को, राम गोविंद जी जो राइटर थे, आत्माराम जी डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर दूरदर्शन था, हमें गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके ऑफिस से उनके बिहाफ पे रिक्वेस्टिंग लेटर आया था टू वर्क इन द सीरियल। बट आज भी वो आर्काइव में फिल्में पड़ी हुई हैं, उनको निकाल के दिखाएं ऑडियंस को कि हिंदुस्तान का पहला टीवी सीरियल इन दी फॉर्म ऑफ फिल्म था जी। लड्डू सिंह टैक्सी वाला कोई करता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। तो
कहने का मतलब ये है कि मैंने टेलीविजन भी शुरुआत मैंने की सीरियल्स की। जी जी। जहां कहीं भी काम हुआ हमने ये नहीं सोचा कि काम का मीडियम क्या है, काम है ना, बस उसको उस सिंसियरिटी के साथ, उस लगन के साथ करते जाओ। ये एक कैरेक्टर एक्टर क्या, किसी भी एक्टर का धर्म है। जी, आपने काफी सारे टीवी सीरियल भी किए हैं। बहुत किया सर, मैंने सुना कि आपने डायरेक्शन भी किया है, तो अभी भी कर रहे हैं या? जी, जैसी मौका मिलता है करता हूँ। मेरा अपना प्रोडक्शन हाउस है, पेंटल प्रोडक्शंस। जी जी। और मैंने दूरदर्शन के लिए बहुत काम किया है, बॉम्बे दूरदर्शन के लिए, दिल्ली डीडी नेशनल के लिए, डीडी किसान के लिए। तो मेरे अप्रॉक्सीमेटली 800-900 एपिसोड्स आई हैव मेड, डायरेक्टेड। टीवी सीरियल, डॉक्यूमेंट्री भी की है, चेंजिंग टाइम्स करके, विच वाज अगेन डायरेक्टेड बाय मी फॉर फिल्म्स डिवीजन। एड्स भी बनाए हैं, तो काफ़ी काम किया है। अपना काम हर तरफ मैंने इंजॉय किया है। मैंने शोज ऑर्गेनाइज किए हैं। मैं कंपेयर था, स्टेज मास्टर ऑफ सेरेमनी था किशोर दा के साथ, किशोर कुमार साहब के साथ, हेमंत कुमार जी के साथ, नूतन जी के साथ। आई हैव बिन टू द वर्ल्ड, फिर कुमार शानू साहब के साथ, उदित नारायण साहब के साथ, कविता जी के साथ, हर एक के साथ, आई हैव सोनू निगम जी के साथ, नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ। तो मैंने वो भी किया है, शोज ऑर्गेनाइज भी किए हैं, एक्टिंग भी की है, थिएटर भी किया है। अभी रिसेंटली मेरा 2-3 प्ले मैंने अभी किए हैं। सो ये है कि हर तरफ से मैंने इस प्रोफेशन का मजा लिया है, यादगार बनाया है। उसमें जो सुकून है वो मैं ही जानता हूँ। जी, अपने पसंद का काम जो भी करेगा ना, उसको सुकून और सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता ही मिलता। वो कहते हैं ना कि अगर आप अपनी हॉबी, आपका प्रोफेशन आपकी हॉबी है, तो यू आर नेवर वर्किंग इन लाइफ। सो आई वाज नेवर वर्किंग इन लाइफ, आई वाज ऑलवेज एंजॉयिंग माय लाइफ। तो आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप ऐसा कोई कैरेक्टर जो आप हमेशा से करना चाहते हैं और अभी तक उसका मौका नहीं मिला करने का? हमारे यहाँ मजाक में एक चीज कहते हैं कि कनीज की आरज़ू बढ़ गई। जी। मैं वो कनीज नहीं हूं। मुझे ये लगता है कि जो भी कैरेक्टर हमें मिलता है उसे नायाब बनाना, उसे अलग बनाना हमारा क्राफ्ट है, हमारी मेहनत है, हमारी इमेजिनेशन है, हमारी ऑब्जर्वेशन। सो मेरे जहन में ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं कि आई वॉन्ट टू डू दिस कैरेक्टर, आई बेसिकली वॉन्ट टू डू अ कैरेक्टर। मैं एक ऐसा किरदार करना चाहता हूं जो चैलेंजिंग हो और जिसमें मुद्दा हो, जिसमें परफॉर्मेंस की बात हो, जिसमें कुछ क्रिएट करने की बात हो, और वो मिल जाते हैं। और जहां पर लोग कहते हैं कि टीवी सीरियल्स में ऐसे कैरेक्टर नहीं मिलते जहां परफॉर्मेंस कर सके, मैं उनसे एग्री नहीं करता। मैं ये कहता हूं कि आपको कैरेक्टर अगर मिला है तो आप उस कैरेक्टर को वैसा बनाइए, उसमें वो पोटेंसी डालिए, उसमें वो कैरेक्टर डालिए, उसमें वो मुद्दे डालिए, उसमें वो बात डालिए, उसमें अपना दिल डालिए, अपनी रूह डालिए और बनाइए ना। और परफॉर्म करते वक्त वही आलम होता है जो फिल्म में होता है या ओटीटी पे होता है या कहीं भी होता है। कैमरा इज कैमरा, कैमरा इज शूटिंग यू जी। और वो साइलेंस, वो एक्टर्स, वो इंटरैक्शन। सो मेरे जहन में ऐसा कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं है कि ये करना चाहता हूं, नो। क्योंकि वो कैरेक्टर भी अगर मुझे मिलेगा तो मैं उसे अपने तरीके से करूंगा। तो इसलिए मुझे अच्छे मुद्दे वाले रोल मिलने चाहिए, कैरेक्टर मिलने चाहिए जिनमें मैं कुछ कर सकूं और जिन्हें मैं एनहांस कर सकूं। ये मैं एज एन एक्टर एंड एज अ टीचर बोल। जो आजकल जो आर्टिस्ट आ रहे हैं, बड़े लाखों की तादाद में आ रहे हैं, ठीक है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उनको जल्दी सक्सेस नहीं मिलती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई सलाह? देखिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। हजारों लाखों लोग आते हैं, साथ ही साथ ये मत भूलो कि हजारों लाखों लोग वापस भी जाते जी। हैं। तो सर्वाइव वही करता है जिसमें कुछ दम है, जो इस चीज को समझता है। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा बेटा कि अगर आप आए हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, तो ये बहुत ही
त्याग वाला प्रोफेशन है, आपको बहुत चीजें त्यागनी पड़ेंगी, आपको समझना पड़ेगा, आपको होमवर्क करना पड़ेगा, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपको वो कंसंट्रेशन, वो अपने आप को उस मकाम पर लाना पड़ेगा जहां आप हर चीज को समझ के बाखूबी अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ प्रेजेंट कर सके। एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अगर आप काम अच्छा करते हैं, आपका काम देखने वाले के दिल को छूता है, तो डेफिनेटली काम आपको मिलेगा। अगर आप सिर्फ ग्लैमर को देख के, और जो पहले आपने एक सवाल पूछा था कि लोगों को लगता है कि एक्टिंग बहुत आसान है, मोस्टली लोगों को यही लगता है एक्टिंग बहुत आसान है। अगर आप उस एटीट्यूड से आएंगे तो आपको काम नहीं मिलेगा। आज यंगस्टर्स में एक और प्रॉब्लम है विच आई वांट टू पॉइंट आउट, कि लोग लाइनों के हिसाब से एक्सप्रेशन देते हैं, मतलब दिमागी तौर पे दे रिएक्ट। लाइन है कि मां मैं जा रहा हूं यहां से, तो वो उसमें बोलेंगे मां मैं जा रहा हूं यहां से, उसको दिमागी तौर पे एक्सप्रेशन जो उन्होंने टीवी पे देखा या फिल्मों में देखा या इंस्पिरेशन लिया, जो उस हिसाब से करते हैं। अगर आप अच्छा एक्टर बनना चाहते हैं तो बात को समझिए और यहां से रिएक्ट कीजिए, क्योंकि आपके पास एक ही इक्का है और वो इक्का है आपका दिल। आप दिल से करेंगे तो दिलों को छुएगा, और अगर यहां से नहीं यहां से करेंगे तो यू विल नेवर गेट वर्क। सो अगर अच्छा एक्टर बनना है तो दिल से करो, लगन से करो, पूरी सिंसियरिटी से करो, तो जरूर भगवान आपको सक्सेस देगा। जो कोई भी, आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य है, आपका एम है मुझे एक्टर बनना है। एक्टर बनने के लिए आपको स्ट्रगल भी करनी है, सरवाइव भी करना है। तो सरवाइव करने के लिए जरूरी है, अगर आप भूखे पेट रात भर सोए हैं तो सुबह ऑडिशन पे जाते वक्त आप क्या करेंगे? एक सेटिस्फैक्शन, एक सेंस ऑफ सेटलिंग डाउन होना चाहिए। तो डेफिनेटली आपको अपने हिसाब से कुछ ना कुछ ऐसा हाथ में होना चाहिए जिसकी वजह से आप डिपेंड करके उस पे अपनी स्ट्रगल जारी रखें। और अच्छी नियत, अच्छे एक्टर के लिए देर है, अंधेर नहीं। जी। डेफिनेटली आप अपने एम को अचीव कर सकते हैं अगर आप सही तरीके से बैलेंस करते हुए काम भी करें और मेहनत भी करें, स्ट्रगल भी करें और एक्टर भी, और बातों को समझें। डेफिनेट उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एम से नहीं हटना चाहिए। अर्जुन को जो सिखाते थे ना तीर के लिए कि चिड़िया की आंख, वो आंख से इधर उधर नहीं होना। फोकस बहुत, एम्बिशन एंड फोकस। और अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे सवाल जवाब करते हुए, एंड आई होप कि देखने वालों को भी मेरी बातें समझ आएंगी, और मैं आप सबको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सेहतमंद रहें, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू।